हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन और क्राउन ऑफ पब्लिकेशन तथा किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप सभी सेटों को आसानी से लगा सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि बीएसएससी से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। और वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं भी शेयर किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। दोस्तों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और देखिए, यदि आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर इसका देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, या आंसर को आप अपने मन में मान लीजिएगा और जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो उससे मिला लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि निम्नांकित में कौन सा पुरातात्विक स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, रोम जो है यह इटली का राजधानी है, ठीक है, यानी इटली में, तो इस तरह से यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको भारत तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, जिससे बालाकोट यहाँ यह पाकिस्तान में है, ठीक है, कालीबंगा यह आपको भारत के राजस्थान राज्य में है, और लोथल यह जो है आपको गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो यह जो है आपको वैशाली में हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन से? पहला जो हुआ था आपका राजगीर में हुआ था, याद रखिए, राजगीर में हुआ था। द्वितीय वैशाली में हुआ था, ठीक है, और तृतीय आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ जो है यह आपको कुंडल वन में हुआ था। यदि हम शासकों की बात करें तो प्रथम में आपको जो शासक थे यह अजात शत्रु थे, द्वितीय में आपको कालाशोक थे, तृतीय में जो शासक थे वो अशोक थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो शासक थे यह कनिष्क थे। इस सभी को आप याद रखिए, कुछ भी आपके कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और यदि हम द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात तक करें तो यह सभाकामी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ये अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा, तो जॉर्ज यूल जो थे यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो कि इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। ठीक है, श्वेत कमीशन यह साइमन कमीशन को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें देखिए, साइमन कमीशन का गठन सन 1927 ईस्वी में हुआ था, और यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया। इसमें जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, इसमें यानी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप उस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसे रेट जब करिएगा क्वेश्चन को तो आपको बहुत दिनों तक जो है क्वेश्चन याद रहेगा और भूलिएगा नहीं आप। ठीक है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए जो पहल किया गया था यह आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट मुक्तिदाता के नाम से भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जो है भारत के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि यह जो आपको गवर्नर जनरल थे एक सोशलिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने भारतीयों के लिए काफी अच्छा कार्य किया, इसलिए इन्हें भारत के उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो यह सब आपको पता होगा, इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। यानी विलियम बेंटिंग ने निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया था। दास्ता का अंत, जो कि आपको 1843 इसमें, यानी दासों की जो खरीद बिक्री थी
उसको रोक लगा दिया था, तो यह लॉर्ड एलन बोरो का, इस पे लॉर्ड एलन बोरो यानी दास प्रथा जो थी इसको खत्म लॉर्ड एलन बोरो ने किया था। बाकी ठगों का दमन, सती प्रथा और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये तीनों कार्य जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, नहीं किया गया था दास्ता का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। देखिए धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बंट गया था। पहला धुरी राष्ट्र, दूसरा जो था आपको यह मित्र राष्ट्र था। ये जो है आपको चीन हो जाएगा। चीन जो था ये धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, जर्मनी, इटली, जापान ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिकागो में सन 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो ये जो धर्म सम्मेलन हुआ था भारत के दृष्टि से काफी जो है निर्णायक साबित हुआ था, और इसमें भाग लेने वाले जो थे यह स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की जो छवि थी इसको विश्व पटल पर जो है दुनिया के सामने मजबूत किया, और यहाँ से जो भारत का नाम विश्व के देशों में चुना जाने लगा, क्योंकि इन्होंने जो भी भाषण दिया काफी ओजस्वी भाषण दिया था। डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, यानी किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए एच.सी. मुखर्जी जो थे इन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, यानी कि इन्हें भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो यह आपको बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ये जो थे आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही पूरे संविधान को रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया जो काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है, यानी जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से प्रभावित है। तो देखिए ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि जो भी स्वतंत्रता, देखिए मौलिक, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये सारे जो है आपको यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी किसे जो है नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया। ये धार्मिक अधिकार, पहले क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। धार्मिक अधिकार जो ये एक मौलिक अधिकार है, क्या यह मौलिक अधिकार, और इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता है, यानी कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकार हैं, और यह जो है डीपीएसपी में नहीं है। बाकी आपको तीनों जो है यह डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, काम करने का अधिकार जो यह मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह सब मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु यह 25 वर्ष है, अधिकतम आयु की कोई बात नहीं की गई है। और यदि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र की बात करें हम, तो देखिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन था यह आपको सन 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था, क्योंकि 1951-52 में चुनाव होने के बाद प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की थी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम देखिए जो बड़े शहर होते हैं, जैसे अभी मान लो पटना हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, ये सब जो है बड़े शहरों में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो, बड़े शहरों में इनकी गिनती होती है। तो यहाँ पर नगर निगम होता है, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो उसे महापौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रखेंगे कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो यह भी काफी आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, ये आपको मीरा कुमार थी। और यह कब से कब तक लोकसभा का अध्यक्ष थी। तो यह 2009 से 14 तक लोकसभा के अध्यक्ष थी, और यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। भारतीय संविधान में यह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया, यह 61वां संविधान संशोधन है। और यह जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 तक, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, यानी अपनी अक्ष पर पृथ्वी कैसे घूमती है। तो देखिए अपनी अक्ष पर जो है पृथ्वी यह पश्चिम से, देखिए वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है, जबकि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो यह क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व।
ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। देखो प्योंगयांग जो है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है और यहाँ का जो तानाशाह है वह किम जोंग है। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है यह आपको क्लोरोफ्लोरो यानी CFC कार्बन के द्वारा हो रहा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश है यह याद रखिएगा 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ अक्षांश है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन 24 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए समझने वाली चीजें हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारतीय हिमालय क्षेत्र के मतलब भारत जो मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। तो याद रखिए यह कंचनजंगा, और यह कहाँ है, याद रखिए यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है, यदि हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो फिर गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। देखिए एक्चुअली यह क्या है, यह POK यानी पाक कश्मीर अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए यह, जबकि POK पे भारत अपना क्या मानता है, यह अपनी भूमि मानता है, इसलिए यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। किंतु इस पे अधिकार अभी पाकिस्तान का है। और कंचनजंगा जो ये सिक्किम में है जो कि पूर्णतः भारत के भूमि में है, इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। यदि पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिए गॉडविन ऑस्टिन। और भारत के मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो यह याद रखिए कंचनजंगा हो जाएगा। तो ये हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, इसलिए आप नंबर आपका ए हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, यह माउंट एवरेस्ट, और यह कहाँ है, यह याद रखिए यह नेपाल में है। ठीक है, चलिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो देखिए गोदावरी नदी जो है यह आपको महाराष्ट्र से निकलती है और फिर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि पेन गंगा, देखिए पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिए पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं। तो कृष्णा नदी जल विवाद से जो संबंधित राज्य हैं यह को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, आपको बताना कौन सा कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। देखिए जो पृथ्वी का परिभ्रमण है यह जलवायु को नहीं प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आपका काली मिट्टी को डैश क्या कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, और इसमें जो पोटास होता है, देखिए पोटास की मात्रा अधिक होता है, इसलिए ये जो है कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है। अलग किस की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। तो यह देखिए फसल का प्रत्यावर्तन कहलाता है। कहने का मतलब एक भूमि है, इसी भूमि में आप क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग फसल बो रहे हैं, उसी को हम फसल का प्रत्यावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो देखिए सिक्किम की जो है सबसे कम जनसंख्या है। और यदि यूटी की बात करें यानी सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का, कमेंट करके बताइएगा। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। यह एडम स्मिथ के अनुसार। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है। देखिए व्यष्टि पूरे अर्थशास्त्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र होता है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, ठीक है, या एक फर्म की आय की गणना की जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे एक बड़े क्षेत्र की यानी किसी राज्य के किसी देश के इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है यह आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है एवेंजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि साक्षरता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। यह नौचंदी मेला है। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। तो इसकी खोज आपको हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। देखिए श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होता है WBC का जो मुख्य रूप से क्या कार्य है, तो पोषक तत्वों का वहन करना नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन, संक्रमण संलग्न
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आरबीसी का कार्य क्या है, यह आपको ऑक्सीजन का वहन करता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को क्या कहा जाता है, यानी पौधों में जो पानी ले जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, जाइलम ले जाता है, और जो पोषक तत्वों को ले जाता है वो आपको फाइलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। जो जठर रस होता है यह आपको आमाशय से स्रावित होता है, यानी कि पेट से स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो यह जो है आपको संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक वृक्क, ठीक है, यानी किडनी जो है किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, यानी कि यह विक्राणु या नेफ्रॉन से बना होता है। घेंघा की कमी से कौन सा, घेंघा किसकी कमी से होती है। देखिए घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, और याद रखिए आयोडीन की कमी यदि हो जाता है तो फिर आपको इससे थायराइड रोग भी होता है। और देखिए जब आयोडीन की कमी होती है तो जो बच्चा होता है उसमें जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, इसलिए बच्चा जो है मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा घेंघा जो आयोडीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 44 मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो है आपको यह अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि एड्स क्या है। देखिए अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, और यह जो है एड्स जो है आपको यह घातक मृत्यु रोग है। इसमें जो होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यह कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे करके मर जाता है। ठीक है, तो एड्स एक घातक मृत्यु रोग, इसका अभी तक उपचार नहीं हो पाया है। ठीक है, नील हरित शैवाल क्या है। तो देखिए नील हरित शैवाल जो है यह स्वपोषी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहते हैं। तो यानी कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो इसमें याद रखिए लैक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से बात करें, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। ठीक है, निम्न में से कौन सदिश मात्रा है, यानी कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, याद रखिएगा जिसमें परिणाम तथा दिशा, याद रखिए परिणाम तथा दिशा दोनों होता है वैसे राशियों को सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम होता है दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। तो प्रतिबल जो है यह सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है यह आपको 1 गुणे 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरह धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के अनुसार है। तो यह जो उदाहरण है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत होता है, यानी कि जड़त्व के नियम के अनुसार यह होता है। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है। तो देखिए आकाश में जो उड़ता पक्षी होता है इसमें आपको गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। इसमें आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, क्योंकि वह उड़ रहा है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा है, और आकाश में एक अच्छी ऊंचाई पे है वो इसलिए वह क्या है उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। अवशोषण आपको कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं और उत्पादन ऑक्सीजन का करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें। तो ध्वनि सबसे तेज आपको ठोसों में संचरण करती है, या गैसों की तुलना में बात करें तो ठोसों में 4 गुना तेजी से गमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है कब। जब बादल छाए हुए होंगे तब गर्म जल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब सूर्य की ऊर्जा इसमें पड़ेगा तो ही यह जल को गर्म कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपतन का कोण इनके बीच कोण है। तो यह जो है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 57 यानी कि एमसीबी जो लघु पथन, देखिए एमसीबी का नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा, जो कि घरों में लगाया जाता है, और यह जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति क्या करता है, काट देता है। जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी जो होता है उस जो विद्युत आपूर्ति होता है घर में उसको काट देता है। तो यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो है आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल
सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो याद रखिए इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन का मान होता है। तो देखिए न्यूक्लियन, एक नाभिक के न्यूक्लियन में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो समान होती है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही आंसर हो जाएगा। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। यह क्या? यह जो है आपको क्षारीयता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं, यानी कितने आबंध होते हैं? इसमें त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए आपको जो है विद्युत धनी तत्व का निकालना जो है सही है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है बताना आपको। देखिए इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता था, निकेल होता है, टंगस्टन इसमें मौजूद नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील की यदि हम बात करें तो ये देखिए यह जो आयरन है, आयरन से 100 गुना क्या होता है? 100 गुना मजबूत होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें जो जंग है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 आपका, कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसमें आपको नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है कितने राज्यों के साथ? तो यह 3 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड। देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 4 से 5 जो क्वेश्चन होंगे यह बिहार स्पेशल से भी होंगे, बिहार से यानी रिलेटेड होंगे, तो आप बिहार स्पेशल को भी पढ़ते चलिएगा ताकि आपके क्वेश्चन न छूटें। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? देखिए सबसे अधिक जिले आपको उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में। देखिए बिहार जो हो गया, तो बिहार के जो उत्तर हो गया, ये उत्तर और पश्चिम में इधर जो है आपको जिले अधिक हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो यह 2040 तक अपने शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा BPCL। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 15 वर्षों समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा और इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? अभी एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा। यह कृष्णा की सहायक नदी। मंजीरा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यह नर्मदा नदी बनाती है और यह आपको जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो यह आपको रेयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए गेहूं जो यह रबी की फसल है, बाकी आपको ये तीनों खरीफ की फसल है। यानी जो फसल बारिश के मौसम में उत्पादित होते वैसे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना सन 1839 ईस्वी में किया गया था और किसने किया था? तो याद रखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे चलकर यह ब्रह्म समाज में विलय हो गया था। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो यह कंडला बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्ष प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है क्योंकि 1998 ईस्वी में भारत अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था जो कि पोखरण में किया गया था। पोखरण द्वितीय के स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी कब? तो यह 2007 में किया था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कौटिल्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? देखिए अर्थशास्त्र का काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र के अलग ही शाखा के रूप में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। तो यह इसके जो लेखक हैं याद रखिएगा JM किन्स थे। JM किन्स का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, यही थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम
के विरोध में लोगों से अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो यह रॉलेट एक्ट के विरोध में ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था संविधान में। ठीक है। और 5 मार्च 1919 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जिसे हम PMSYM योजना का नाम से भी जानते हैं, का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है। तो देखिए, इसका जो लक्ष्य है वो जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है वैसे क्षेत्र जिसकी गणना अभी नहीं किया जा चुका, जैसे प्राइवेट जॉब्स होते हैं, कि क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना होता है। और इसके तहत जो 60 वर्ष की आयु के बाद उन श्रमिकों को 3000 रुपये जो है महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो यह आपको वराहगिरी थे, यानी VV गिरी थी। तो दोस्तों, इस तरह से 85 GK GS के जो हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको 86 से लेकर 150 तक के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बना लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।